इतिहास में आपने मुगलों की जीत के अनगिनत किस्से सुने होंगे कि कैसे बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने एक एक कर भारत की तमाम रियासतों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन क्या आप उस साम्राज्य के बारे में जानते हैं जिसने मुगलों को एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार जंग के मैदान में धूल चटाई थी, वो भी तब जब उनकी सेना छोटी थी। उनके पास कोई तोपखाना नहीं था, न ही दिल्ली जैसे साम्राज्य की दौलत और रिसोर्सेस थे। फिर भी उन्होंने अपने साहस, रणनीति और जमीन की समझ से उस एम्पायर को झुका दिया जिसे कभी कोई नहीं झुका सका। वो गुरिल्ला युद्ध करते, नदियों और पहाड़ियों को अपनी ढाल बनाते और आधी रात में दुश्मनों पर हमला करके उनके काफिले में खलबली मचा देते और सुबह होने से पहले घने जंगलों में ऐसे गायब हो जाते जैसे कि कोई भूत हो। यही कारण था कि मुगलों के बीच अफवाह फैल गई कि उनकी ओर से कोई आम आदमी नहीं बल्कि राक्षस और भूत युद्ध करते हैं। वो इतने बड़े देशभक्त थे कि गद्दारी करने पर अपने सगे संबंधियों को भी मौत की सजा देने से नहीं हिचकते थे और अपनी जीत की खुशी अपने देवताओं के आगे दुश्मन की बलि देकर मनाते थे। इतने महान योद्धा होने के बावजूद उन्हें इतिहासकारों ने अपनी किताबों से मरहूम रखा। लेकिन जब उनकी बहादुरी के किस्से सामने आए तो पूरे भारत के लोग उनकी वीरता के आगे नतमस्तक हो गए। भारत सरकार आज उनके एक सेनापति के जन्म दिवस को लचित डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। यह कहानी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रक्षक कहे जाने वाले अहोम डायनेस्टी और उनके वीर सेनापति लचित बोरफुकन की, जिनकी बहादुरी, निष्ठा और देशभक्ति के किस्से आज भी असम की मिट्टी में गूंजते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1215 से होती है जब एक टाई प्रिंस चाओलुंग सुकफा अपने 9000 लोगों के साथ मोंग माओ से निकलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में मौजूद ब्रह्मपुत्र वैली तक पहुंच जाते हैं। सुकफा का इरादा यहां लूटपाट करने का नहीं बल्कि यहां के असम में परमानेंट बसने का था। असम पहुंचने के बाद उन्होंने लोकल लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया बल्कि नई बस्तियां बसाई। पहले असम में कामरूपा किंगडम का राज था जिसका रूल साल 350 से लेकर साल 1140 तक चला। लेकिन उसके बाद से यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्राइब्स का कंट्रोल हो गया था। सुकफा दूरदर्शी नेता थे, इसलिए उन्होंने लोकल ट्राइब से युद्ध नहीं किया बल्कि उन्होंने दोस्ती का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, हम मेहमान हैं और आप इस जमीन के मालिक हैं, आइए एक दूसरे को जाने और मिलकर साथ रहे। उनकी इस बात का गहरा असर हुआ और धीरे धीरे लोकल ट्राइब्स उनके साथ जुड़ती चली गई। सुकफा खुद उन ट्राइब्स के बीच रहे, उनकी लैंग्वेज सीखी, उनके रीति रिवाजों की रिस्पेक्ट की और उनसे विवाह संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने खुद खेती की और आम लोगों जैसा जीवन जिया। यही कारण था कि उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया और लोग उन्हें अपने नेता के तौर पर देखने लगे। अगले कुछ सालों में सुकफा ने अलग अलग इलाकों में अपनी बस्तियां बसाई और हर जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव छोड़ते गए। कुछ ही वक्त में सुकफा ने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव और खुद का मिलिट्री सिस्टम भी खड़ा कर लिया। इस तरह से उन्होंने असम में अहोम किंगडम की स्थापना की और यही से शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इतिहास का एक नया अध्याय, जिसे अहोम अपनी इंटेलिजेंस और शानदार स्ट्रेटेजी से पूरी तरह बदल देने वाले थे और यहाँ की सत्ता पर अगले 600 सालों तक शासन करने वाले थे। 1268 में सुकफा की डेथ के बाद असम पर कई अहोम राजाओं का राज रहा। सभी अहोम किंग्स की खास बात ये थी कि उन्होंने भारत की संस्कृति को बिगाड़ा या तोड़ा मरोड़ा नहीं बल्कि उसे खुले दिल के साथ अपनाया। उन्होंने हर धर्म, हर जाति का सम्मान किया और यहाँ के अलग अलग समुदायों को एक साथ लाने का काम किया। उनकी इसी नीति ने अहोम किंगडम को एक मल्टी एथनिक सोसाइटी में बदल दिया। अहोमों की सैन्य दृष्टि भी बेमिसाल थी। उन्हें पता था कि उनका पूरा साम्राज्य ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर है, इसलिए उन्होंने नदी को न सिर्फ अपने राज्य की नेचुरल डिफेंस लाइन बनाया बल्कि उसे एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया। उन्होंने इस टेरेन की गहरी समझ डेवलप की और गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए एक ऐसी सेना खड़ी की जो लगभग अजेय थी। इसी रणनीति के दम पर आगे चलकर अहोम राजाओं ने कई पावरफुल रूलर्स को वॉर में हराया। जो राजा युद्ध के मैदान में हारे उन्होंने उन्हें अपने अंडर कर लिया और जिनसे टकराव फायदेमंद नहीं लगा उनके साथ ट्रीटी कर ली या वैवाहिक संबंधों के जरिए उन्हें अपना सहयोगी बना लिया। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमण लगातार हो रहे थे। नॉर्थ वेस्ट से टर्किश और अफगान रूलर्स के हमले बढ़ रहे थे। अहोमों को भी टर्किश और अफगान रूलर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन अहोम किंग्स ने उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें अपने इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनकी असली परीक्षा भी बाकी थी। जल्द ही उनका सामना एक ऐसे एम्पायर से होने वाला था जो लगभग पूरे भारत पर राज कर रहा था, जिसकी विशाल सेना थी और जिसकी एम्बिशन पूरे नॉर्थ ईस्ट को
निगल जाने की थी। ये एम्पायर कोई और नहीं बल्कि मुगल एम्पायर था। साल 1526 में बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया। मुगलों ने बहुत तेजी के साथ भारत में चारों दिशाओं में अपने राज को फैलाना शुरू किया और बहुत ही कम समय में भारत के मोस्टली स्टेट्स मुगलों के कब्जे में आ गए। जहांगीर के समय तक ईस्ट की साइड बंगाल में भी मुगलों की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी और अब मुगल एम्पायर का ध्यान भारत के नॉर्थ ईस्ट पर था। नॉर्थ ईस्ट में उनका ध्यान खासकर उपजाऊ मिट्टी और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर असम पर था। मुगल अपना एम्पायर यहाँ तक एक्सपैंड करके पूरे भारत पर अपना मुगलिया झंडा फतेह करना चाहते थे, लेकिन तब तक असम में अहोम डायनेस्टी को राज करते हुए लगभग 300 साल हो गए थे और उनकी पकड़ यहाँ काफी मजबूत हो चुकी थी। लेकिन भारत में लगातार मिल रही जीत से मुगलों को ऐसा लगने लगा था कि उनके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। हालांकि मुगलों ने अहोमों के खिलाफ डायरेक्ट वॉर शुरू करने से पहले वहां घुसपैठ करने की कोशिश की। साल 1613 में मुगलों ने जब कासिम खान चिश्ती को बंगाल का नया सूबेदार अपॉइंट किया तो उसने अहोम किंगडम के इलाके में घुसपैठ शुरू कर दी। वो अपने लोगों को भेजकर वहां अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल ट्रेड करने लगा। जब इसकी खबर अहोम्स को लगी तो उन्होंने अपनी टेरिटरी में इलीगल मुगल ट्रेडर्स की बोट्स और तस्करी के सामान को सीज कर लिया। इसके अलावा अहोम किंग सुसेन गफा, जिन्हें प्रताप सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बली नारायण को भी मुगलों से प्रोटेक्शन दी, जिनके भाई और कोच हाजो के राजा परीक्षित को मुगलों ने बंदी बना लिया था। इससे मुगल भड़क गए और साल 1615 में बंगाल के गवर्नर कासिम खान ने अहोमों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मुगलों ने सैयद हकीम और सैयद अबू बकर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तैयार की, जिसमें 10,000 घुड़सवार, भारी संख्या में पैदल सैनिक, 200 बंदूकधारी और 400 लार्ज वॉर बोट शामिल थी। इसके बाद मुगल सेना कलंग नदी से कोलीबार की ओर कूच कर गई। मुगल सेना ने नदी पार कर अहोम सेना पर हमला कर दिया और दिन के युद्ध में अहोमों को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। मुगल इस जीत का जश्न मनाने लगे और उन्होंने अहोम टेरिटरी में अपने मिलिट्री कैंप्स बना लिए। उन्हें लगने लगा था कि अहोमों के खिलाफ उनका अभियान बिल्कुल आसान होने वाला है, लेकिन वही दूसरी तरफ अहोम सेना काउंटर अटैक करने के लिए सही मौके के इंतजार में थी। ये सही मौका जनवरी 1616 में आया, जब अहोम्स और मुगल्स के बीच समधारा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भराली और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम के पास अहोमों ने एक सर्द रात मुगलों पर हमला करके उन्हें चौंका दिया। अहोम सैनिक रात के गहरे अंधेरे में भूखे शेर की तरह मुगल आर्मी पर टूट पड़े और चुन चुन कर मुगलों को धराशायी करने लगे। इस अचानक हमले से मुगल सेना बुरी तरह हिल गई। उन्हें अहोमों के इस अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अहोम्स का यह काउंटर इतना तगड़ा था कि मुगल्स का कमांडर सैयद अबू बकर युद्ध में मारा गया। इसके बाद मुगल सेना पूरी तरह से हार गई और उनका पूरा नेवल फ्लीट बंदी बना लिया गया। अहोमों ने मुगलों से कई हाथी, घोड़े, तलवारें, भाले, बंदूकें, तोपें, वॉर बोट्स और भारी मात्रा में वॉर मटेरियल छीन लिया। इस बैटल में अहोमों ने मुगलों के एक सहयोगी राजा सत्रजीत के बेटे को भी अपने कब्जे में ले लिया और जीत की खुशी में उसे अपनी देवी कामाख्या को बलि चढ़ा दिया। इस युद्ध में मुगलों के 5,000 सैनिक मारे गए थे, 9,000 बुरी तरह से घायल हुए और 3,000 डरकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस करारी हार से जहांगीर गुस्से से बौखला उठा, लेकिन अपने मरने तक अहोम किंगडम के खिलाफ दोबारा कोई बड़ा युद्ध छेड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद करीब 20 साल तक शांति बनी रही, लेकिन ये शांति साल 1636 में फिर से एक बड़े युद्ध में तब बदल गई जब मुगलों ने एक बार फिर से असम पर एक बड़ा हमला बोलकर वहां की जमीनों पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे मुगलों और अहोमों के बीच बैटल ऑफ सवालकुची लड़ा गया। इस बार अहोम राजा प्रताप सिंह तैयार बैठे थे। उन्होंने अपने 10,000 सैनिकों वाली एक विशाल सेना और एक बड़े नौसैनिक बेड़े के साथ मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। इतना ही नहीं, अहोम सेना ने मुगलों से सवालकुची और हाजो जैसे इलाकों को वापस छीन लिया। ये युद्ध 2 साल तक जारी रहा, जिसमें फिर से अहोम्स की ही जीत हुई और मुगल सेना को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि इस जंग में अहोमों को भी काफी नुकसान पहुंचा था और वो भी अब शांति चाहते थे। इसलिए फरवरी 1639 में अहोम जनरल मोमाई तामूली बोरबरुआ और मुगल कमांडर अला यार खान के बीच ट्रीटी ऑफ असुरार अली साइन होती है, जिसके तहत मुगलों ने बारनदी रिवर के ईस्टर्न पार्ट पर अहोम की सोवर्निटी को एक्सेप्ट किया और उनके इलाकों में इंटरफेयर न करने का वादा किया। वही इस ट्रीटी के तहत अहोमों को गुवाहाटी मुगल को सौंपना पड़ा, जिससे अहोम्स को गहरा झटका लगा। हालांकि इस पीस ट्रीटी को दोनों ही तरफ की सेनाओं ने ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं किया। दोनों तरफ से छोटी मोटी झड़प होती ही रहती थी। इस दौरान मुगल बादशाह शाहजहां किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था और उसके बेटों के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन तेज हो चुका था। मुगलों को खुद में उलझा देख अहोम राजा जयध्वज सिंह ने असम के आसपास के मुगल कंट्रोल वाले इलाकों पर जोरदार हमला करके उनसे गुवाहाटी को छीन लिया और मुगल सेना को
ढाका तक खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हजारों मुगल सैनिक बंदी भी बना लिए। इसके बाद के सालों में भी मुगल्स और अहोम्स के बीच लगातार टकराव चलता रहा। हालात तब और भयानक हो गए जब 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बेहद क्रूर शासक औरंगजेब बैठा। उसने अपने भरोसेमंद सेनापति और बंगाल के अपने गवर्नर मीर जुमला II के नेतृत्व में एक विशाल सेना को नॉर्थ ईस्ट की ओर रवाना किया। मीर जुमला ने सबसे पहले कूच बिहार पर फतह हासिल की और फिर 1662 की शुरुआत में गुवाहाटी को भी जीत लिया, जिसे कुछ साल पहले राजा जयध्वज ने मुगलों से वापस छीना था। अहोम्स की इस हार की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस समय अहोम दरबार में अंदरूनी मतभेद काफी ज्यादा हो गए थे। राजा जयध्वज ने कायस्थ जाति के एक व्यक्ति को लोअर असम का शासक बना दिया था, जिससे राज्य का सामंत वर्ग राजा से काफी नाराज था। इसलिए अहोम सेना मीर जुमला के खिलाफ पूरे मन से युद्ध लड़ ही नहीं रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही मीर जुमला ने सिमलुघर फोर्ट पर भी जीत हासिल कर ली। इसके बाद राजा जयध्वज सिंह को अपना महल छोड़कर पहाड़ियों की ओर भागना पड़ा। बिना राजा के बाकी के अहोम सैनिक जो युद्ध कर रहे थे, उनका भी हौसला चकनाचूर हो गया और मुगल अटैक के केवल 3 हफ्ते बाद मीर जुमला ने अहोमों की राजधानी गढ़गांव को भी कैप्चर कर लिया। हालांकि अहोम्स की तरफ से जंगलों और पहाड़ियों से छापामार हमले लगातार जारी रहे। यहाँ तक कि असम की आम जनता ने भी मुगल कैंप्स पर धावा बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मीर जुमला को एहसास हुआ कि इतने दुर्गम इलाके में लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल है। इसलिए जनवरी 1663 में उसने जयध्वज सिंह के पास एक ट्रीटी का प्रपोजल भेजा। अपने कई इलाकों को खो चुके राजा जयध्वज सिंह को मजबूरी में ट्रीटी ऑफ झिलाझारी घाट करनी पड़ी, जो उनके लिए एक अपमानजनक ट्रीटी थी। इसके तहत उन्हें वेस्टर्न असम मुगलों को सौंपना पड़ा और हर्जाने के रूप में मुगलों को 3 लाख रुपए, 90 हाथी और हर साल 20 हाथियों का एनुअल ट्रिब्यूट देने पर सहमत होना पड़ा। इतना ही नहीं, मीर जुमला 12,000 अहोम बंधकों को भी अपने साथ ले गया। इस अपमानजनक संधि का यही अंत नहीं हुआ। जयध्वज सिंह को अपनी इकलौती बेटी रामानी घबरू और एक भतीजी को इसी ट्रीटी के तहत मुगल एम्परर को सौंपना पड़ा, जो अहोम वंश के लिए एक शर्म की बात थी। उस समय उनकी बेटी रामानी घबरू की उम्र केवल 7 साल थी। जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम शाह से करवा दी गई और उनका नाम बदलकर रहमत बानू बेगम कर दिया गया। अपमान का एक घूंट पीने के बाद जयध्वज सिंह ने अपने उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह को बुलाकर कहा था, हमारे देश के सीने में गड़े इस अपमान के कांटे को तुम्हें निकालना होगा। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। उनके बाद चक्रध्वज राजा बने और राजा बनते ही उन्होंने फिर से मुगलों से अपनी जमीन वापस लेने और अपने किंगडम को मजबूत करने की ठान ली। चक्रध्वज जानते थे कि अगर मुगल से जीतना है तो एक डिसिप्लिन और पावरफुल आर्मी खड़ी करनी होगी। ऐसे में उन्होंने सेना में हर स्तर पर लीडरशिप सिस्टम तैयार किया। 10 सैनिकों के ऊपर एक डेका, 100 के ऊपर एक सैन्या, 1000 के ऊपर एक हजारिका, 3000 के ऊपर एक राजखोवा और 6000 सैनिकों का लीडर फूकन कहलाता था। इन सभी के ऊपर एक सुप्रीम कमांडर होता था जिसे बोरफुकन कहा जाता था। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर अहोम सेना का बोरफुकन किसे नियुक्त किया जाए। राजा चक्रध्वज सिंह को इस पद के लिए लचित से बेहतर कोई नहीं लगा। उन्होंने लचित को अपना बोरफुकन अपॉइंट कर दिया, जिसके बाद लचित न रहकर लचित बोरफुकन बन गए और वो आगे ऐसे ऐसे कारनामे करने वाले थे कि दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने वाली थी। लचित बोरफुकन पूर्व सेनापति मोमाई तामुली बारबरुआ के सबसे छोटे बेटे थे। उनके पिता ने जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल फोर्सेस से कई युद्ध लड़े थे और राज्य की रक्षा में अहम योगदान दिया था। उनकी बहन पखोरी घबरू की शादी राजा जयध्वज सिंह से हुई थी और रामानी घबरू उनकी भांजी थी, जिनकी शादी ट्रीटी ऑफ झिलाझारी घाट के अनुसार औरंगजेब के तीसरे बेटे सुल्तान आजम से हुई थी। वो बोरफुकन बनने से पहले घोड़ा बरुआ यानी घुड़साल प्रमुख, सिमला गुरिया फूकन यानी टैक्स कलेक्शन के हेड और डोला काशरिन बरुआ यानी पुलिस चीफ जैसे कई अहम पदों पर काम कर चुके थे। ये अनुभव और परवरिश उन्हें औरों से अलग बनाती थी और राजा का उन पर पूरा विश्वास था कि वो अहोम सेना को ऑर्गेनाइज करके आगे आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बोरफुकन बनने के तुरंत बाद लचित तुरंत अपनी सेना को मजबूत करने में लग गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि खुले मैदान में वो मुगल आर्मी से कभी नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने एक नेवल फोर्स तैयार की ताकि ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही उन्होंने तोपें बनाने की व्यवस्था की और अपनी सेना को मॉडर्न वेपन से लैस किया। इसके बाद 1667 में लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को मुगल कब्जे से आजाद कराने के लिए अपना पहला बड़ा अभियान शुरू किया। अहोम नेवी उस समय तक काफी मजबूत बन
बन गई थी, लेकिन उनके पास कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिकों की भारी कमी थी। गुवाहाटी को आजाद कराने के लिए पहले मुगल सेना से इताखुली फोर्ट को फ्री कराना जरूरी था, लेकिन बिना कैवलरी के सीधा हमला मुमकिन नहीं था। इसलिए लचित ने एक क्लेवर स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने इस्माइल सिद्दीकी, जिन्हें सब बाघ हजारिका के नाम से जानते थे, उनके नेतृत्व में कुछ सैनिकों को रात के अंधेरे में इताखुली फोर्ट भेजा। ये सैनिक रात में किले की दीवारें फांदकर अंदर गए और मुगल तोपों के मुंह में पानी भर दिया, जिससे वो तोपें बेकार हो गई। अगली सुबह अहोम सेना ने मुगलों पर एक जोरदार हमला कर दिया। बिना तोपों के मुगल फोर्सेस ज्यादा देर तक अहोम सेना का सामना नहीं कर पाई और इस तरह कुछ ही समय में लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को फिर से अहोम किंगडम में मिला लिया। जब इस हार की खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने असम को जीतने की जिम्मेदारी इस बार आमेर के राजा और मुगल जनरल राम सिंह को सौंपी। राम सिंह राजा जय सिंह का बेटा था। औरंगजेब ने कभी राम सिंह की ही निगरानी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और सिखों के गुरु तेग बहादुर को अपने किले में नजरबंद रखा था, लेकिन दोनों ही उसे चकमा देकर मुगल दरबार से भाग निकले थे। इस पर औरंगजेब राम सिंह से इतना नाराज हुआ था कि उसने राम सिंह से पदवी छीनकर मुगल दरबार में उसके आने पर भी रोक लगा दी थी। उसके पिता जय सिंह ने एक समय पर मुगलों की काफी सहायता की थी। ऐसे में अपने बेटे की इतनी बड़ी बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। जय सिंह की मौत से औरंगजेब को बहुत बुरा लगा और उसके बाद उसने राम सिंह को पदवी और उसके अधिकार लौटा दिए। उसी दिन से राम सिंह खुद को साबित करने के लिए बेचैन था, क्योंकि उसके मन में अपनी नाकामियों की खलिश हमेशा खटकती रहती थी। ऐसे में उसके लिए असम को जीतकर मुगल एम्पायर के अंडर लाना खुद को साबित करने का मौका था, जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। इसके बाद राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना असम की ओर रवाना की जाती है। इस सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 21 राजपूत सरदार और उनकी सैन्य टुकड़ियां, सैकड़ों तोपें और वॉरशिप्स शामिल थी। इस तरह मुगल आर्मी की तरफ से करीब 75,000 से 80,000 सैनिक अहोम से लड़ने के लिए बढ़ रहे थे। साल 1669 तक उसकी ये सेना असम पहुंच गई। लचित जानते थे कि खुली जमीन पर उनकी सेना मुगल घुड़सवारों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने सीधे मुकाबले के बजाय गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। लड़ाई के लिए उन्होंने खुले मैदान के बजाय ऐसी जगह चुनी जहां पहाड़ियां थी, घने जंगल थे और बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी। ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी, क्योंकि आने जाने वाले रास्ते सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी से होकर ही गुजरते थे। सराय घाट के पास ये नदी सबसे नैरो थी और यहाँ मुगल जहाजों को रोकना आसान था, इसलिए लचित अपने सैनिकों के साथ यहाँ पहुंच गए और बेसब्री से मुगलों को यहाँ तक आने का इंतजार करने लगे। उधर मुगल आर्मी पहाड़ी रास्तों से गुवाहाटी में घुसने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन जब उसे हर बार नाकामी मिली तो मुगल सेना ने नदी के रास्ते जाने की ठानी। उन्हें कहाँ पता था कि यहाँ उनका लचित बोरफुकन के रूप में उनकी मौत इंतजार कर रही है। जैसे ही मुगल सेना नदी के रास्ते गुजरनी शुरू हुई, अहोम सेना उन पर काल बनकर टूट पड़ी। मुगल सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसके एक ही झटके में सैकड़ों सैनिक मारे गए। लचित की सेना केवल रात को युद्ध करती और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाकर सुबह होने से पहले ही घने जंगलों में चली जाती। एक रात अहोम सोल्जर्स मुगल कमांडर्स के टेंट तक पहुंच गए और उनके चांदी के बर्तन तक उठाकर ले गए। परेशान होकर राजा राम सिंह ने लचित को एक लेटर भेजा, जिसमें उसने लचित से रात की लड़ाई रोकने की गुजारिश की। इस पर लचित ने जवाब दिया, शेर रात में ही शिकार करते हैं और हम शेर हैं। धीरे धीरे मुगल कैंप में डर और अफवाहों ने जगह बना ली। सैनिकों में यह बात फैल गई कि अहोम्स के पास राक्षसों की शक्ति है जो रात को बढ़ जाती है, इसलिए वो रात में ही हमला करते हैं। लचित को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को राक्षसों के भेष में भेजना शुरू कर दिया ताकि ये डर और गहरा हो जाए। परेशान होकर राम सिंह ने एक चाल चली। उसने अहोम जासूसों को एक फेक लेटर भिजवाया जिसमें लिखा था कि लचित ने मुगल कैंप से 1 लाख रुपए लेकर युद्ध न करने का वादा किया है। जब यह लेटर अहोम कोर्ट पहुंचा तो किंग चक्रध्वज लचित के ऊपर शक कर बैठे। उन्होंने लचित से बुलाकर पूछा कि वो यह युद्ध खुले मैदान में क्यों नहीं कर रहे। लचित ने कुछ वक्त मांगा, लेकिन राजा ने उन्हें खुली जंग लड़ने का आदेश दे दिया। ऐसे में बिना पूरी तैयारी के अगस्त 1669 में अलाबोई के मैदान में अहोम्स और मुगल्स के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अहोम सेना बुरी तरह परास्त हो गई और उनके 10,000 सैनिक मारे गए। अहोमों को अपने मोर्चे से मजबूरन कुछ किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। हालांकि गुवाहाटी अब भी मुगल के कंट्रोल से बाहर था। इस बीच राजा चक्रध्वज सिंह की मौत हो गई और उनके बाद उदयादित्य सिंह ने अहोम की गद्दी संभाली।
राजा राम सिंह अलाबोई में मिली जीत से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि उसकी सेना को थोड़ा आराम मिल जाए। इसलिए उसने मौका देखकर नए राजा के पास शांति प्रस्ताव भेज दिया। लेकिन लचित मुगलों की फितरत को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने इस पीस प्रपोजल का कड़ा विरोध किया और कहा, मुगलों पर भरोसा करना बेवकूफी है, वो आज नहीं तो कल हम पर फिर हमला करेंगे। जैसा उन्हें शक था वही हुआ। औरंगजेब ने अपने नौसेना कमांडर मुनावर खान और शाइस्ता खान को एक्स्ट्रा ट्रूप्स के साथ राम सिंह की मदद करने के लिए असम भेज दिया। इससे मुगल सेना यहाँ और भी ताकतवर हो गई, जिसके बाद अहोम और मुगल्स के बीच बैटल ऑफ सरायघाट के रूप में एक और भयानक वॉर शुरू हो गई। नेवल कमांडर्स मुनावर खान और शाइस्ता खान ने अपनी नावों पर तोपें लदवाई और अहोम सेना पर गोले दागना शुरू कर दिया। इससे अहोम सेना में हड़कंप मच गया और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ऐसे में मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी में आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अहोम सेना को इतनी मुश्किलों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा था क्योंकि उस समय लचित बोरफुकन गंभीर रूप से बीमार थे और वो युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन जब कुछ दिनों के युद्ध में अहोमों के सैकड़ों सैनिक मारे गए और अहोम सेना पीछे हटने लगी तो लचित को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि जीते जी वो असम को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी और दर्द को भुलाकर युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। जब उन्हें उनके सलाहकारों ने बीमारी का हवाला देकर रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, राजा ने इस देश के लोगों की जिम्मेदारी मुझे दी है, ऐसे में मैं अपने बीवी बच्चों के पास आराम नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने थके हुए सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए एक जोशीला भाषण देते हुए कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी युद्ध के मैदान से पीछे हटने की कोशिश की तो उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी माटी की इज्जत किसी की भी जान से ज्यादा कीमती है। उन्होंने ऐसा केवल कहा ही नहीं बल्कि ऐसा करके भी दिखाया। जब उनके अपने मामा ने नेग्लिजेंस दिखाई तो लचित ने बिना किसी हिचक के तलवार से उनको मार डाला। उन्हें मारने के बाद उन्होंने कहा था, मेरे मामा मेरे देश से बड़े नहीं है। लचित के युद्ध में शामिल होते ही निराश पड़े अहोम सैनिकों में अचानक एक नई जान आ गई। हर सैनिक अपने देश के लिए उठ खड़ा हुआ। इसके बाद लचित बोरफुकन 6 नावों का बेड़ा लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बढ़ चले। उन्होंने अपनी नावों को कामाख्या, इताखुली और अश्वक्रांता के बीच बनने वाली ट्रायंगुलर शेप में तैनात कर दिया ताकि मुगल जहाजों को बीच में फंसाया जा सके। इसके बाद जैसे ही मुगल नावें अहोम सैनिकों के पास आई, अहोम सोल्जर्स एक नाव से दूसरी नाव पर कूदते हुए मुगल फ्लीट पर टूट पड़े। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि नदी का पानी खून से लाल हो गया। इसके बावजूद मुगल नौसैनिक सरदार मुनावर खान को अपनी बड़ी सेना और तोपों पर बड़ा गुरूर था कि वो ये युद्ध आसानी से जीत जाएगा। इसलिए वो चलती युद्ध में रिलैक्स होकर हुक्का पीने लगा। तभी एक अहोम सैनिक की गोली उसे आ लगी और उसे इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसकी मौत से मुगल सेना का मनोबल टूट गया। इस युद्ध में अहोमों ने मुगलों का इतना बुरा हाल किया था कि केवल इस युद्ध में करीब 4000 मुगल सोल्जर्स मारे गए और उनकी दर्जनों वॉरशिप्स ब्रह्मपुत्र नदी में डूब गई। अहोम नेवी ने लचित के नेतृत्व में छोटे बोट्स का उपयोग करके सरप्राइज काउंटर अटैक्स किए थे। ब्रह्मपुत्र की तेज धाराओं ने मुगल फ्लीट को सरप्राइज कर दिया और वो अपनी बड़ी ताकत के बावजूद हेल्पलेस साबित हुए। इस तरह सरायघाट के निर्णायक युद्ध में अहोम सेना की जीत हुई और राम सिंह को मार्च 1671 में रांगामाटी लौटना पड़ा। जाते जाते उसने अहोम सेना और लचित बोरफुकन की सराहना करते हुए कहा था, ताज्जुब की बात है कि एक ही सेनापति पूरी सेना को चलाता है। हर आसामी सैनिक नाव चलाने में, तीरंदाजी में, खाइया खोदने में और बंदूक और तोप चलाने में माहिर है। मैंने भारत के कई इलाकों में लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कहीं भी इस तरह की हरफन मौला फौज नहीं देखी और मैं इस युद्ध में उनकी एक भी कमजोरी नहीं पकड़ पाया। एक दुश्मन सेनापति के मुंह से इस तरह के शब्द लचित बोरफुकन की महानता और वीरता को दर्शाते हैं। हालांकि बीमारी के बावजूद युद्ध में शामिल होने के कारण लचित बोरफुकन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होने के कुछ ही महीने बाद अप्रैल 1672 में उनकी मौत हो गई। लचित की मौत के 10 साल बाद साल 1682 में अहोम किंगडम और मुगल एम्पायर के बीच आखिरी टकराव बैटल ऑफ इताखुली के रूप में हुआ। इस वॉर में भी अहोम्स ने मुगलों के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद मुगलों की असम की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। कहा जाता है कि अहोम्स ने मुगल्स को लगभग 17 बार हराया था। 17वीं सेंचुरी के अंत तक मुगल एम्पायर अपने पतन के दौर में था, इसलिए कमजोर शासकों ने आगे असम पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। इताखुली की विजय के बाद अहोम एम्पायर ने आगे करीब 150 सालों तक असम पर अपना राज कायम रखा, लेकिन धीरे धीरे अहोम शासन कमजोर पड़ता गया और करीब 600 सालों के रूल के बाद असम ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया और
अहोम की सत्ता का अंत हो गया। अहोम डायनेस्टी का भले ही अंत हो गया, लेकिन उनके सबसे महान सेनापति लचित बोरफुकन का नाम आज भी असमीज फोक सॉन्ग्स, बैलेड्स और जनमानस में अमर है। हालांकि शुरुआत में काफी सालों तक उनकी कहानी केवल असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों तक ही दबी रही, लेकिन बाद में एस.एल. बरुआ समेत कुछ इतिहासकारों ने लचित की हीरोइज्म को रिडिस्कवर किया और उनकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और रानी दुर्गावती जैसे महान शासकों से की। इससे उनकी कहानी पूरे भारत में फैल गई और लोगों ने उन्हें जमकर सराहा। भारत सरकार ने भी मार्च 2024 में असम के जोरहाट में लचित की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की। इसके अलावा डेरगांव में उनके नाम पर लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी भी बनाई गई है। उनके जन्मदिन 24 नवंबर को असम में लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है और नेशनल डिफेंस अकादमी में हर साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट को लचित गोल्ड मेडल के सम्मान से नवाजा जाता है। उनकी कहानी लीडरशिप, डिसिप्लिन और नेशनलिज्म का सिंबल है, जो सिखाती है कि देश की रक्षा सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि फुल डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से होती है।